पता है? हाँ? वैसे पर्टिकुलर डेनाली का तो हमें भी याद नहीं आ रहा कहाँ है, किसी को पता है? अलास्का में है। अलास्का में हाँ, अलास्का ऑप्शन में था। इनको पहले पता होगा, पहले पता होगा। डेनाली एटलस लाए हैं सभी। अरे एटलस लाए हैं आप सभी? इंग्लिश की एटलस ही दिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नाम तो सब नाम ही है। कल मैंने बताया था कि अभी इस पे आऊंगा मैं, एक बताया था मैंने कि मध्यवर्ती देश है, मध्यवर्ती जो इसके और इसके ऊपर भी ये जो यहाँ से यहाँ तक के देश हैं इनको क्या कहते हैं? मध्यवर्ती सेंट्रल। तो इसके अंतर्गत टोटल जो है वो 7 देश आते हैं, ठीक है? 7 देशों के नाम पता है? नोट कर लो, 7 देश कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? मध्यवर्ती अमेरिका, मध्यवर्ती अमेरिका, इसमें टोटल 7 कंट्री है। 7 कंट्री कौन कौन से ये नाम पूछ सकता है अभी? बेलीज नंबर 1 है, बेलीज। बस यही नाम एक ऐसा है जो आपने नाम सुना होगा, बाकी सब नाम आपने सुने होंगे। नंबर 2 ग्वाटेमाला, सुना नाम? यस सर। इसने सुना होगा ग्वाटेमाला। नंबर 3 होंडुरास, नहीं सुना? एटलस में देख लेना आज, है ना? होंडुरास। नंबर 4 एल्बा, एल्बा साल्डोर, एल्बा साल्डोर। नंबर 5 निकारागुआ, नंबर 5 देख लो, ये है। ऐसा सब देख सकते हैं। बात नहीं किया करो आप लोग। निकारागुआ, फिर अगला है कोस्टा रिका, और अगला है पनामा। इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत टोटल कितने कंट्री हैं? 7। नाम बताओ। लिख ली है एटलस देख के?
है, टोटल 14 देश है, ठीक है। कितने हैं? 14 देश है, जिसमें सबसे बड़ा है ब्राजील और सबसे छोटा है मालवीना। ये यहाँ पर हमने बताया था, ये अमेज़न नदी है ना? ये क्या है? अमेज़न नदी है। अमेज़न नदी का जो पूरा ये वन क्षेत्र है, पूरा ये जंगल जो है, ये कौन से वन है? विश्वविद्यालय वन है, ठीक है। तो ये वन की मैं क्वालिटी पहले भी आपको बताया हूँ कि जो भी फॉरेस्ट आपका इस बातचीत बंद कीजिए अपनी, इस 0 डिग्री पर जो भी कंट्री है जहाँ भी ये होगा वहाँ पर पूरे साल भर बारिश होती ही होती है। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर साल भर बारिश होती है। ऐसा ही एक क्षेत्र और होता है जहाँ साल भर बारिश होती है। जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था पश्चिमी यूरोप के लिए जहाँ भी जलवायु होगी वहाँ पर इस तरीके की पूरे साल भर बारिश होने वाली कंडीशन मिलेगी, ठीक है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये देखो, ये यहाँ है, मान लो पश्चिमी यूरोप ये है, ये वाला एरिया, ये वाला। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बेल्ट होती है, जब ये ऊपर होती है तो इसके द्वारा बारिश होती है, जब ये नीचे होती है तो इन हवाओं के द्वारा बारिश होती है। तो ये क्षेत्र ऐसा पड़ जाता है कि दोनों जो हमारी विंड्स हैं वो विंड्स क्या करती हैं, जो ऊपर और नीचे होती हैं दोनों उसको बारिश प्रदान करती हैं, यानी कि ये आपकी ट्रेड विंड और दूसरी पछुआ पवन, है ना, उन दोनों के माध्यम से वहाँ पर बारिश होती है, इसलिए पूरे साल बारिश मिलती है। ऐसा ही एक क्षेत्र यहाँ पर चिली में भी पड़ता है, ठीक है, मध्य चिली, जहाँ पर पूरे साल भर बारिश होती है। तो इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पूरे साल भर बारिश होती है, एक तो अमेज़न वाला और दूसरा चिली वाला, है ना, मध्य चिली का, जहाँ पूरे साल भर बारिश होती रहती है। अब हम बात करेंगे एंडीज पर्वत की। तो एंडीज पर्वत के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ थोड़ा बहुत जो भी जानते हो बताइए, मैं भी ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विश्व की हिमालय के बाद सब औसत ऊंचाई में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत है। तीसरा, नवीन बलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेबल माउंटेन है ना। अगला वो पॉइंट, यहाँ पर ज्वालामुखी वोल्केनो, ज्वालामुखी वाले, तो वो भी कैसे केंद्रीय उद्गार वाले, जो मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ क्या है, ये पैसिफिक ओशन है और ये क्या है, लैंड है। तो यहाँ पर केंद्रीय उद्गार वाले इस तरीके के वाले वोल्केनो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है एंडीज का? हुआ, वो भी कैसा है, ज्वालामुखी, ठीक है। जो सबसे ऊंची झील मिलेगी वो भी ज्वालामुखी, यानी कि ज्यादातर माउंटेन क्या है, ज्वालामुखी है। अभी आपके पास वो नहीं है, यहाँ पे कोई मैप नहीं है। जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें जैसे आप मान लीजिए कि ये वर्ल्ड का मैप है, दिख रहा होगा, ये पूरा बेल्ट यहाँ से लेके यहाँ, ये सब ये और ये सब किसमें आती है, यहाँ से ये यूरोप वाला ये रिंग ऑफ फायर में आती है, यानी कि इस पूरी बेल्ट में सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा रहते हैं, हमेशा आग निकलती रहती है यहाँ पर, है ना। तो एंडीज पर्वत की टोटल इसकी लंबाई है 8,850 किलोमीटर। नोट करते चले।
ये जो पर्वत हैं 3 श्रेणियों में बटे हैं, एंडीज जो है 3 श्रेणियों में बटे हैं, जिसको एक को कहते हैं कार्डिलेरा, सबको देखो कार्डिलेरा सबके आगे लगा हुआ है, ठीक है, इनके आगे नाम लिखना, ऑक्सीडेंटल, सेंट्रल, ओरिएंटल, ठीक है, ये 3 कार्डिलेरा में डिवाइड है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक गोला किया था, उसका नाम बताया था, क्या था ये, क्या था ये, कल का मैप याद नहीं हुआ, क्या था उसका नाम, अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन तो पता। कल में जो मैंने मैप बनवाया था, उस मैप में एक यहाँ पर पॉइंट मार्क किया था ऐसा, ये क्या था, गयाना उच्च भूमि, ठीक है, ये था। ये तो एक बार में मैप से आपको चीजें याद हो जानी चाहिए, बार बार बताने की कुछ नहीं जरूरत है। तो गयाना उच्च भूमि, इसके बारे में कुछ खास विशेषताएं हैं। ये औसत रूप से 300 मीटर ऊंची है। इसके ऊपर इंसेलबर्ग मिलते हैं। इंसेलबर्ग क्या होते हैं कोई बताएगा, ज्योग्राफी वाला? इंसेलबर्ग, क्यों, तुम्हारा एडमिशन हो गया, हो गया इंसेलबर्ग? क्या होता है, भूल गए? एक बार मैं बताया, इंसेलबर्ग इस तरीके के छोटे छोटे टीले होते हैं, समतल सतह के ऊपर इस तरीके के टीले होते हैं, उनको इंसेलबर्ग बोलते हैं, ठीक है। और इस गयाना आइलैंड का जो दक्षिणी वाला भाग है, इस दक्षिणी वाले भाग को पेटू साइड टेबल लैंड कहते हैं, ठीक है, पेटू साइड टेबल लैंड बोलते हैं। और इसके ऊपर माउंट रोमेगामा ऊंची पर्वत चोटी है। रोमेगामा, एक यहाँ पर मैं बताया था, ये था ब्राजीलियन हाईलैंड, बताया ना जी। ये ब्राजीलियन हाईलैंड की विशेषताएं लिख लीजिए। औसत रूप से 1000 मीटर तक ऊंचा है। वेंडिलिया इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो 2919 मीटर ऊंची है। और इस हाईलैंड के इस किनारे पर, जहाँ पर ये हाईलैंड का किनारा है, एक बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह, नाम सुना होगा, लियो डी
जेनेरियो नाम सुना है? इसमें भी जी से हटे जरूर। इसके बाद मैंने यहाँ बताया था एक ये वाला एरिया में इस तरीके का बनाया था। ये क्या है? ये क्या है? पेटागोनिया का पटा पेंटागोनिया। ये इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो ये मरुस्थल है, ठीक है, और क्या है इसकी विशेषता? पेंटागोनिया जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। दूसरा इसका पॉइंट लिख लीजिए, अर्जेंटीना में स्थित है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, भेड़ों का चारागाह है ये। गिरिपथीय क्षेत्र है और सीढ़ीनुमा है। गिरिपथीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं? गिरिपथ समझते हैं? जैसे ये कोई ऊंची ऊंची भूमि है तो इसका ये वाला हिस्सा जो होगा ये गिरिपथीय क्षेत्र हो गया। तो ये किसका गिरिपथीय क्षेत्र होगा? एंडीज का। इधर कौन सा माउंटेन है? ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला इसका ग्रांड चाको। यहाँ पे तो ग्रांड चाको, इधर तो ये एंडीज है और इधर क्या है? ये ब्राजीलियन हाईलैंड। तो एंडीज पर्वत और इधर ये बीच में ग्रांड चाको और फिर ये हाईलैंड। ये एंडीज हो गया, ये ब्राजीलियन हाईलैंड हो गया और ये ग्रांड चाको हो गया। ठीक है, इस तरीके का है। तो यहाँ से जो नदियाँ आई उन नदियों ने इसमें जो जमाव भर दिए उस जमाव के कारण है बात लगभग दलदल जैसा ही है। ठीक है, ये ग्रांड चाको है और ये कैसा क्षेत्र है? एक तलछट क्षेत्र है जिसमें कि अवसाद भरे हुए हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भरे गए हैं। इस क्षेत्र में पराना नदी बहती है और इसको द हंटिंग लैंड भी बोलते हैं। किसके मध्य में है ये भी याद रखना, एंडीज और ब्राजीलियन हाईलैंड के बीच में स्थित है ग्रैंड चाको। इसी ग्रैंड चाको में एक यहाँ बेसिकली एग्रीकल्चर भी की जाती है। एक घास उगाई जाती है, कभी नाम सुना होगा आपने, अल्फा अल्फा सुना है? हाँ, वो काफ़ी पोषक तत्व भरी घास होती है तो जिनको वो जानवरों को खिलाई जाती है बेसिकली। लेकिन हाँ, उस घास को खा के जानवर जैसे 6 साल में मोटा होना, वो 6 महीने में मोटा होना है, तो इसे खा के वो 3 से 4 महीने में मोटा ताजा हो जाता है, यानी जल्दी परिपक्व हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी इस घास को खा सकते हैं अगर यहाँ नहीं मिले। अरे आती है, आयुर्वेद दवाई आती है, उस पर लिखा रहता है अल्फा अल्फा, जड़ का यूज किया गया है, मोटा करने की दवाई भी है। आती है। इसके बाद आता है इसका ब्राजील का जल प्रवाह क्षेत्र। तो 3-4 नदियों के नाम तो मैंने कल लिखवाए थे, उनके बारे में ही बताएंगे।
जल प्रवाह में सबसे पहले आती है अमेजोन नदी, है ना। ये वाला क्षेत्र है, ये अमेजोन नदी का क्षेत्र है। तो अमेजोन नदी पूरे वर्ल्ड की दूसरी, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और फर्स्ट वाटर कैपेसिटी के मामले में जल ग्रहण क्षमता में पहले स्थान पर है। बाकी दो तीन पॉइंट में बताई तो पहले कि यहाँ का जो क्षेत्र है पूरा कैसा है, उसमें देखिए वनों से घिरा हुआ है और उन वनों का एक पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अमेजोन के वनों को? सेलवास कहते हैं, ठीक है। विश्व के फेफड़े किसे कहते हैं पता है? इसको इन्हीं को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रखे हुए हैं। बातें नहीं, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है मैडीरा। मैडीरा, और ये कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशियन में डेल्टा बनाती है ना, डेल्टा बनाती है, नहीं पता किसका? मैडीना, मैडीना डेल्टा बनाती है ना। अरे समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती ही होगी, इसमें कोई बड़ी बात है ना? नहीं बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। एस्चुरी और डेल्टा में अंतर पता है? देखो ध्यान से देखो, मैं भारत का मैप बनाकर, चलो ये देखो, ये एक लैंड है, एक ध्यान से देख लो एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है। ये क्या है? सी, सी है, हालांकि इसके पास तो सारा जो है यहाँ होगा किनारे पे, ये सी है, ये नदी आ रही है, ये नदी चली गई इसमें, ये ऐसे जो स्थल पे थी वो उस भाग में चली गई और इसने अपना डेल्टा, मतलब नदी के जल को इस तरीके से इसने फैला दिया, ठीक है, दूर तक फैल गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या होगा? तो नदी फैल गई, समुद्र में जाने से पहले फैल गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये स्थल है, ये जल है, ये समुद्र है। अब ये नदी इसके ऊपर है और ये नदी क्या करेगी? सीधी ऊपर से नीचे गिरेगी। वहां क्या हुआ? सी का लेवल और लैंड का लेवल लगभग बराबर आ गया। जब बराबर आ गया तो डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने साथ जो अवसाद लेके नदी चल रही थी उनका डिपॉजिट वहां पर करना शुरू करेगी तो जवाब होना शुरू हो जाएगा। अब जब डिपॉजिट होगा ही नहीं, डिपॉजिट क्या सीधा ऊपर से गिर रहा है तो वो तो भाग जाएगा ना, सागर की तरंगे उसको काट काट के ले जाएंगी, तो वहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। और ये कौन सी जगह में होगा? ये हमेशा उस जगह में होगा जहां समुद्र का वो किनारा जहां नदी गिर रही है वो ऊंचा उठा हुआ होगा या पर्वतीय होगा या पठारीय होगा, ठीक है। इसी कारण से ये नदी यहाँ पर डेल्टा नहीं बनाती है, सीधी क्या करती है? गिर जाती है, तो वो एस्चुरी का निर्माण, वो एस्चुरी बोलते हैं। अगला पॉइंट है ओरोनिको नदी का। ओरोनिको कहाँ है?
यहाँ है क्या? इसके बारे में लिख लीजिए। यह विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदी कोरोनी, इसकी सहायक नदी कोरोनी पर एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल स्थित है। इस क्षेत्र में मिलने वाली वनस्पति को लानोज कहते हैं। और ये वनस्पति कैसी है? सवाना। क्या हुआ? सवाना कहते, तो लानोज कहते हैं। लानोज किस टाइप की वनस्पति है? सवाना। सवाना जानते हो क्या है? कितने नहीं जानते आप सवाना? अरे घास का मैदान है सवाना। घासें मिलती हैं। कैसी घासें मिलती हैं? शुष्क वाली घासें मिलती हैं जो इतनी इतनी लंबी हो जाती हैं। अफ्रीका देखा है? अफ्रीका में जंगलों में लोयन घूमता हुआ देखा होगा आपने, देखा होगा कभी डिस्कवरी वगैरह पे। तो वो जो जिस जंगल में घूम रहा होता है वो सवाना ही जंगल है। सारे लोयन जितने भी हैं अफ्रीका को सवाना में ही मिलते हैं। ठीक है। अब आता है पराना नदी। पराना नदी कहाँ बनाई थी? यहाँ। यह पराग्वे तथा ब्राजील देश के मध्य, पराग्वे तथा ब्राजील देश के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। प्राकृतिक सीमा का मतलब कितने नहीं जानते? सब जानते हैं? दो देश है ये मान लो दो देश है, एक ए एक बी। इन देशों के बीच में ये नदी बह रही है। ठीक है, मान लो ये पराना है। ये इस देश में मिलके और इस देश में मिलके ये तय कर लिया जहां जहां से नदी गुजर रही है वहां तक का एरिया मेरा, जहां मतलब जहां जहां से वो गुजरी इधर का एरिया मेरा है और इधर का एरिया मेरा। तो इस तरीके से इस सीमा जो बनी, बाउंड्री लाइन बनी, यही क्या हो गई? नेचुरल हो गई। इसके लिए ह्यूमन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें अपने आप लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमने LOC खींच दी है, LAC खींच दी है। इस तरीके की जरूरत नहीं है। तो ऐसी सीमाओं को हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। ऐसी और भी कई देशों के मध्य में ऐसी सीमा रेखाएं देखने को मिलती हैं, जैसे रियो, सेंट लॉरेंस है कनाडा USA, रियो ग्रांडे है मैक्सिको और USA, और ढूंढ लेना यूरोप की नदियां बहुत सारी। अगला पॉइंट लिखो इसका, इक्कू अजो। क्या सर? इक्कू अजो, ये वाटरफॉल इस पे है। और लिखो 81
बांध इस नदी पर स्थित है। अगला आता है लापलाटा नदी। लापलाटा कहाँ लिखवाई थी? इसी के आसपास की शायद में लगता जाती। लापलाटा नदी, हाँ इसमें लिख लो, उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के मध्य, उरुग्वे तथा लापलाटा नदी उरुग्वे तथा अर्जेंटीना के मध्य एक 30 किलोमीटर लंबी एस्चुरी है। एक 30 किलोमीटर लंबी एस्चुरी है, ये इसमें दिखती भी है। अगली नदी है मैग्नेडेना नदी। अगली मैग्नेडेना नदी यह एंडीज पर्वत की दो श्रेणियों के मध्य स्थित है। सर पहले लिख देना, दो श्रेणियों के मध्य हंस घाटी में बहने वाली नदी है। हंस घाटी में बहने वाली नदी है। इस नदी का बेसिन तेल भंडार के लिए जाना जाता है। तेल भंडार के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखे, पराग्वे नदी पराग्वे नदी द्वारा एक दलदल का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है पेंटानल। पराग्वे नदी द्वारा एक दलदल का निर्माण किया जाता है जिसे पेंटानल कहते हैं। एक है आटाकामा मरुस्थल, कहाँ है? कोई खास विशेषता उसकी? आटाकामा है, इसके 2 पॉइंट लिख लो। आटाकामा मरुस्थल, इसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, शुष्कतम मरुस्थल है, ठीक है। दूसरा तांबा, सोना और मुख्य रूप से नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए ज्यादा जाना जाता है। सोना, तांबा, नाइट्रेट जैसे धातु मिलते हैं। ठीक है, अगला और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये वाला जो देश है ना, ये वाला क्षेत्र, ये इसका नाम है कि पर्टिकुलर नाम है इसका, बात है नहीं, ये टेरा डेल फ्यागो जो है इसके लिए जाना जाता है, बताओ, कछुआ के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसका चिली का सैंटियागो, सैंटियागो है चिली का
ये एकमात्र इसका ऐसा क्षेत्र है जिसमें भूमध्य रेखीय क्लाइमेट मिलती है ना। ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना, इनको नोट कर लिया करो, ये सवाल बनते हैं। सैंटियागो चिली का एकमात्र है, सवाल पूछेगा, पॉइंट दे देगा, कहाँ कहाँ पूरे विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है, तो कुछ जगह पर है, केप टाउन, सैंटियागो, कैलिफोर्निया और उधर का ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ये 4-5 जगह पूरी दुनिया में ऐसी हैं जहां पर क्या मिलता है, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। तो ये आपको अपने आप में यूनिक नहीं लग रहा है और कहीं नहीं मिलती है, तो ऐसी यूनिक चीज़ों को लिख लेना चाहिए। सैंटियागो मिलती है चिली में, केवल पूरे इतने बड़े कॉन्टिनेंट में एक ही जगह ऐसी जलवायु मिल रही है ना। तो उसको वो भी कौन सी वाली, भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर कहाँ, यूरोप में मिल रहा है, यहाँ पर भी उसकी जैसी क्लाइमेट, तो ये अलग चीज़ है। अभी बता रहा एटलस लाए हैं, कितने लोग नहीं लाए हैं, नहीं वाले हाथ खड़े हो। रोज कहते हो तो लेके क्यों नहीं आते हो, हैं? अब बातें नहीं करो। अब देखो, वो जो एटलस लाए हैं, अगर यही वाली एटलस है स्टूडेंट एटलस, तो ये वाला मैप, जलवायु वाला जो मैप है, इस पर पहुँचो। विश्व जलवायु का एक मैप है, उस पर पहुँच जाओ। जो नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाना चाहिए, हमने बोला था। इस मैप में आप नजर उड़ा के देखिएगा, तो जो आपको ऑरेंज कलर वाली क्लाइमेट है, वो सब की सब क्या है, भूमध्य सागरीय है। ठीक है, लिखा होगा मेडिटेरेनियन सी क्लाइमेट, लिखा है। तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले हिस्से में पहुंचो, सबसे पहले दिख रहा है पूरा ऑरेंज है। दक्षिणी अफ्रीका में पहुंचो, उसमें भी नीचे वाले हिस्से में मिलेगा थोड़ा सा, दिख रहा है। और इधर चिली में पहुंचोगे तो ये सैंटियागो वाला जो क्षेत्र था। नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, और बाकी भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, ऑरेंज क्लाइमेट वाला। तो 1 2 3 4 5, पूरी दुनिया में 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये क्लाइमेट मिल रही है। अब उन्होंने पूछा कि ये क्लाइमेट जो है, भूमध्य सागर तो वहाँ है और यहाँ क्यों मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ मिलने का जो कारण है वो ये है, जैसे मान लो भारत, मान लो ऐसा, मान लो कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, शीतोष्ण है ना, ठंडी क्लाइमेट है। तो हिमाचल प्रदेश है कहाँ, इंडिया में। इंडिया में कहाँ है, इंडिया किसमें आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमें ऐसी क्लाइमेट मिल रही है जो हमें कहाँ मिलती है,
जो हमें उत्तरी अक्षांश ऊपर वाले अक्षांशों में मिल रही है, जो 60 से 65 में मिलती है, वो क्लाइमेट हमें यहाँ मिलती है। तो उस क्लाइमेट के आधार पर, यानी कि अगर उसके जैसी विशेषताएं सेम किसी जगह पे मिलती है तो हम पर्टिकुलर उसका नाम दे देते हैं। और अब उसको हमने दूसरा नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो क्लाइमेट का जो हमने क्लासिफिकेशन किया, तो मेन क्लाइमेट वो होती है जो बड़े क्षेत्र में मिल रही होती है। और बड़े क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में मिल रही है? भूमध्य सागर में। तो उसी के नाम को हमने आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर उसका नाम भी भूमध्य सागरीय क्लाइमेट रख दिया, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वालिटी उसके जैसी मिल रही है। भूमध्य सागरीय क्लाइमेट की क्वालिटी पता है क्या होती है? उसकी क्वालिटी है कि वो ऐसी क्लाइमेट है जहाँ पर रसदार फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अंगूर हुआ, ऑरेंज हुआ, या आपका लीची हुआ, इस तरीके के फल आपके बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं। माल्टा हुआ, यानी सिट्रस फल, नींबू हुआ, खट्टे पदार्थ, खट्टे वाले फल, ये सब उस जगह पर मिलेंगे। तो आप पूरे इस वाले क्षेत्र में देखते होंगे, जो यूरोप वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में शराब सबसे अच्छी क्वालिटी की वहाँ मिलेगी, ऑरेंज सबसे अच्छी क्वालिटी के वहाँ मिलेंगे, माल्टा सबसे अच्छी क्वालिटी का वहाँ मिलेगा। अपने देश में भी जो इम्पोर्ट होकर आता है तो वहाँ से ही आता है ना। हमारे देश में जो क्वालिटी मिलती है वो डाउन हो जाती है। सेब भी हमारे देश में लो क्वालिटी वाला मिलता है, हाई क्वालिटी वाला हम विदेश से मंगाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उसके सिम्टम तो हैं, लेकिन ओरिजिनल तो वही है। तो उसी क्लाइमेट में ही वो बेहतर पैदा होते हैं। अब अगला आ जाता है आपका, अब हम पहुंचेंगे यूरोप पे। और यूरोप को समझ, इसमें मैप बनाएंगे नहीं क्योंकि मैप इसका ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा है। तो इसका सारा काम आपके चलेगा कैसे? लिखने का, और ज़्यादा तेज लिखना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी कम है, तो ख़त्म भी करना है। समझाता रहूँगा। यूरोप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है, मुझे नोट करिए। इसको प्रगतिशील महाद्वीप कहते हैं, बहुत सारे नाम है। इसको प्रगतिशील महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। इसको संसार का कारखाना कहते हैं। इसको विश्व व्यापार की धुरी कहते हैं। यह है उत्तरी अमेरिका से, यह है इससे उत्तरी अमेरिका 2 गुना बड़ा है तथा एशिया 5 गुना बड़ा है। विश्व का 6% लैंड इसके पास है और 20% पॉपुलेशन इसके पास है। विश्व का 6% भाग इसके पास है, पॉपुलेशन और 25% पॉपुलेशन निवास करती है। छोटा सा पॉइंट लिखना है, देखो ऐसा लिखना, लैटिट्यूड इतने से इतने तक, लॉन्गिट्यूड इतने से इतने तक, इस तरीके से लिखना। लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ से 72 डिग्री नॉर्थ,
36 डिग्री से 72 डिग्री उत्तरी, 36 डिग्री उत्तरी से 72 डिग्री उत्तरी। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मैंने बोला लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नहीं समझ में आया? अब लिख लो लॉन्गिट्यूड 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री वेस्ट, वेस्ट बोला था क्या? ईस्ट, 10 डिग्री वेस्ट से 60 डिग्री ईस्ट। देखो जिनको समझ में नहीं आया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को समझ लो। ये लंबी लाइन यूरोप के ऊपर खींची हुई उस इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि देशांतर। जो ऐसी लाइन होती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, यानी कि अक्षांश। यहाँ इस वाले खाने को क्या बोलते हैं? ये कहाँ है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये 0 डिग्री की लाइन है, ये भी 0 डिग्री की लाइन है। ठीक है। तो अगर देखो, अगर इस वाले खाने में कोई देश है, अगर मान लो ये देश है, मान लो कि ये क्या है आपका यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन है, और इसका हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लेंगे। ये लाइन जहां से गुजर रही है और ये लाइन जहां से गुजर रही है, और इसमें क्या आएंगी दो, ये ना ये यूक्रेन है तो एक लाइन इसके ऊपर गुजरेगी, एक यहाँ से गुजरेगी, एक इधर से गुजरेगी, एक इधर से गुजरेगी, 4 लाइन हो गई। बस यही लाइन होती है वो इसकी लैटिट्यूड। जैसे बोलूंगा मैं लैटिट्यूड, तो मान लो 5 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ, ऐसी ही लैटिट्यूड 5 डिग्री वेस्ट से ईस्ट से 5 डिग्री 10 डिग्री ईस्ट। ये इस तरीके से ये बात बोली जा रही है, समझ में आई है? कभी नहीं आई इस तरह की बात करेंगे अरे देखो समझ, आप समझो, मान लो ये क्या है? भारत है, ये क्या है? इंडिया, दिख रहा है? इंडिया का जो उत्तरी भाग है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जहां से अक्षांश रेखा खिंचती है वो कितनी है? ये बात है नहीं, 37 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ। ठीक, सबसे निचली लाइन जो भारत को टच करती है अक्षांश रेखा वो कितनी है? 8 डिग्री नॉर्थ। समझ में आ गए? यानी कि इन दो लाइनों के बीच में भारत है, ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट जहां से गुजर रही है वो रेखाएं, वो हो गई ये लाइन। तो ये क्या है? अक्षांश। जब हम इसे बोलेंगे भाषा में तो कैसे बोलेंगे? इसका विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ये भाषा हो गई। ऐसे ही पूर्वी वाली, पूर्वी कितना है? मान लो ये है 62 डिग्री ईस्ट, तो ये कितना है? 85 डिग्री ईस्ट। ये वाली लाइन, ये दोनों, यानी कि सबसे वेस्ट की लाइन और सबसे ईस्ट की लाइन, लेकिन वो ईस्ट में आ रही है। जब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ईस्ट क्यों है सर, जब ये वेस्ट है, ईस्ट है, नहीं आ रहा ना? ये इसलिए कि इस लाइन से जितने भी देश इधर होंगे उसका लॉन्गिट्यूड होगा ईस्ट में, जो इधर होंगे वो होंगे वेस्ट में। यानी कि जो भी कंट्री हम इधर की लेंगे उसका लॉन्गिट्यूड आएगा, मान लो कि अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना का जब हम ये लगाएंगे तो 10 डिग्री वेस्ट और 15 डिग्री वेस्ट, ये ऐसे चलेगा। जब भारत है तो भारत कहाँ आता है? भारत यहाँ आता है, वो ईस्ट में आ रहा है, तो इसलिए 62 डिग्री ईस्ट और 85 डिग्री ईस्ट, ये हम ईस्ट वाले खाने में है। और ईस्ट के भी कौन से खाने में? ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ नॉर्थ वेस्ट। समझ में आ गया? अभी भी किसी को डाउट है?
नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इसका कुल एरिया नंबर बोलो, नंबर ऐसे ऐसे आपको लिखते चले जाइए। 1053 1053 और 600 1053 और 600 वर्ग किलोमीटर है। क्या इसका बोला है? इसका उच्चतम पर्वत होता है, और चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस है, जो 5633 मीटर ऊंची है। 5633 मीटर ऊंची है। इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। बिल्कुल एक नगर के बराबर है वेटिकन सिटी, उसका नाम इसी ने सिटी के आधार पर सिटी। तो पता है वहाँ क्या है? जब यूरोप को कभी पढ़ोगे आप, तो जितना भी डेवलपमेंट ज्योग्राफी का हुआ वो यूरोप से शुरू हुआ था। यूरोप में एक ऐसा टाइम आया था, पहले तो बहुत हमने डेवलपमेंट वहाँ किया, फिर एक टाइम ऐसा आया वहाँ पर कि जो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है, यानी जिसे हम साइंस के नज़रिए से देखते थे, वो देखना हमने बंद कर दिया। तो वो कहलाया, कौन सा टाइम कहलाया? वो डार्क एज कहलाया। कैसा? डार्क एज। उस डार्क एज में क्या होता था? सब चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया, हर चीज़ धर्म से जोड़ दी। उन्होंने कह दिया कि सूरज का उदय भी कहाँ से होता है? चर्च से होता है। तो उस डार्क एज की वजह से बड़ी समस्या लोगों में पैदा हुई। अरे कहीं नहीं जाना है, इतना तो टेंशन ले लो, कॉलेज नहीं जाना, कुछ नहीं करना है। कॉलेज में ही प्रोग्राम होंगे, पेंटिंग होंगी, प्रतियोगिताएँ होंगी, चार्ट प्रतियोगिताएँ होंगी, स्लोगन होंगे, भाषण होंगे, इसमें जो नंबर बनाएगा उसको प्राइज मिलेगा। ठीक है, नाम लिख लो और उसे लिखाओ, पिता का नाम, मोबाइल नंबर लिखो, बाद में करना क्लास। तो और क्या बात बता रहा था? हाँ, डार्क एज। तो इतना अंधकार हो गया, फिर एक समय के बाद फिर वो जागे यूरोप वाले। तो फिर काल आता है कौन सा? पुनः जागरण काल का नाम, पुनः जागरण काल। वो जाग गए कि नहीं, ये जो धर्म था इसने हमारे डेवलपमेंट को क्या कर दिया? रोक दिया। तो फिर उन्होंने उसमें क्या काम किया? पूरे यूरोप में से जो धर्म चलाते थे उनको निकाल के दे दिया कहाँ? वेटिकन सिटी। जाओ, जितना धर्म से संबंधित काम धाम तुमको करने हैं तो यहाँ करो, बाकी सब हमको मुक्त कर दो, हम अपना अलग टाइप का डेवलपमेंट करेंगे। तो इसीलिए वो वेटिकन सिटी क्या है? वो एक पूरा धार्मिक स्थल है ना। वहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका चर्च, मुख्य चर्च है, वहाँ से ही सारे निर्देश दिए जाते हैं। तो वो धार्मिक सिटी है एक प्रकार की, इसमें एक अलग से देश भी है। अब इसके बारे में अगले बात करेंगे हम इसके यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। और यूरोप में एक देश है जिसे अर्ध रात्रि के सूर्य का देश कहते हैं। कौन सा है? नॉर्वे है। वहाँ पता क्या होता है? कभी गए हो? नहीं गए ना? पिछली बार बताया तो था मैंने, बताया था ना। वहाँ रात में 12 बजे सूरज निकल आता है नॉर्वे में।
आप सोने गए 10 बजे, 7 8 बजे रात हो गई, सो गए, थोड़ी देर बाद पता लगा घंटी चल रही। हाँ हाँ ऐसे ही है। उसकी लोकेशन ऐसी है ना, क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांशों में है, जहाँ 6 महीने तक ठंडी रात पड़ती है, वो इतना ज़्यादा स्केलेटिंग हो जाता है, वहाँ फैल जाता है प्रकाश, कब दिन हो जाए कब रात हो जाए पता नहीं लगता, और ऊपर से पर्वत के क्षेत्र है, ठीक है। उसी की लोकेशन ऐसी है, मतलब बाकी सिटी भी है कुछ, लेकिन वो पूरा देश ही ऐसा है। एक्ट्रेस में देखोगे तो बिल्कुल अलग दिखेगा वो। तो वहाँ घरों में रात में जब सोते हैं तो पूरे पर्दे पर्दे अपने यहाँ पर्दे खोल कर सोते हैं, वहाँ पर्दे ढक के सोते हैं, ब्लैक पर्दे, तो सूरज निकल जाता है कभी भी। हमारे एक सर थे जो हम पढ़ रहे थे, तो वो गए थे नॉर्वे, तो बता रहे थे, वो तो इंडिया से गए थे, पहले उनको भी नहीं जानकारी थी, है ना। तो गए, जाके नॉर्वे में जब गए तो बोले कि मैं सो गया, सोने के बाद अचानक से मेरी आँख खुली, मैंने देखा सूरज निकल गया, तो मैं तो तैयार व्यार होकर सुबह वॉकिंग करने निकल गया। तो वहाँ पे पता लगा जो लोग, मतलब कोई जो भी होगा, वो मिले लोग, वो बोले कि भैया रात में कहाँ घूम रहे, तुम वॉकिंग कर रहे हो, तो वो बोले रात हो रही है, अभी तो मैं मुझे लगा सूरज निकल गया तो दिन हो गया। तो वहाँ की कंडीशन ऐसी है ना, तो इसलिए अर्धरात्रि का देश ही कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके पर्वतों की बात करेंगे। इसमें बहुत सारे, देखो कोई ऐसा पर्टिकुलर तो एक पर्वत है नहीं, जैसे एंडीज रोकीज है, छोटे छोटे अलग अलग टाइप के पर्वत इसमें है ना, अलग अलग देश है, छोटे छोटे देश है, तो इन देशों में पर्वत देखने को मिलते हैं। तो उसके नाम में लिखवा दूंगा, बाकी आप लोग ऐसे से घूम के उससे पूरा मिलेगा। सबसे पहला आता है, आते नहीं पर्वत को हम बांटते हैं तो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, इस पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्कॉटलैंड, उत्तरी पश्चिमी माउंटेन एरिया, इसमें नॉर्वे और फिनलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड शामिल है। इसमें नंबर 1 पर्वत जो आएगा वो आएगा जुवाल पर्वत, थोड़ा सा अलग है, देखो पहला पर्वत जुवाल पर्वत। जुवाल क्या काम है, एशिया को यूरोप से अलग करने का काम करता है जुवाल पर्वत। बहुत नीचा पर्वत पे ज्यादा ऊंचा नहीं है, इससे पैदल भी हम पार कर सकते हैं। यह 2200 किलोमीटर लंबा है, 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है, 80 से 120 किलोमीटर चौड़ा है, 300 किलोमीटर औसत ऊंचाई है, तो 1680 मीटर यामाटाउ, यामाटाउ 1680 मीटर इसका ऊंचा पर्वत चोटी है। पर्वत का नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट है ऐसे यामाटाउ। नंबर 2 स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन पर्वत
इसमें लिख लीजिए नॉर्वे, स्वीडन तथा डेनमार्क के पर्वत शामिल है। इस पर हिमोर, एस्कर तथा हिमानी, इस पर हिमोर, एस्कर तथा हिमानी, एस्कर तथा हिमानी मिलते हैं और इसका विस्तार तटीय क्षेत्रों में फ्योर्ड के रूप में, फ्योर्ड नाम सुना है सर इसका विस्तार? तटीय क्षेत्रों में फ्योर्ड के रूप में है। फ्योर्ड का नाम सुना है? फ्योर्ड सुना होगा। फ्योर्ड क्या होता है? क्या होता है? ये पूरा फ्योर्ड यानी कि पर्वतों का या तट का ऐसा क्षेत्र जो कटा फटा क्षेत्र है, समुद्र में निकला हुआ है। ये इस तरीके के कटे फटे क्षेत्र है, समुद्र में है, निकले हुए हैं दूर तक। इन तटीय ऐसे क्षेत्रों को फ्योर्ड बोलते हैं। अगले पर्वत आएंगे ब्रिटेन के पहाड़ पर्वत। इसमें लिख लीजिए पिनाइन पर्वत, पिनाइन पर्वत, पिनाइन। अगला आपका आएगा दक्षिण, दूसरा नंबर का दक्षिण पर्वतीय प्रदेश। इसमें लिख लीजिए नंबर 1 प्राचीन पर्वतीय खंड, नंबर 1 प्राचीन पर्वतीय खंड। लिख लीजिए इसमें हर्सिनियन तथा कैलेडोनियन, इसमें हर्सिनियन तथा कैलेडोनियन युग के पर्वत मिलते हैं। अगला इसी का पॉइंट है, यह प्राचीन पर्वत है। अगला पॉइंट इसी का जो महत्वपूर्ण है, स्पेन का मेसिटा, स्पेन का मेसिटा कॉमा लगा के, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार, फ्रांस का मध्यवर्ती पठार कॉमा लगा के, ब्रिटेन का पठारीय क्षेत्र, कॉमा लगा के, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट नाम में तो क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, तो समझेगा क्या जंगल है, जंगल नहीं पर्वत है। तथा वासजेस प्रमुख पर्वत है, वासजेस सब एड्रेस मिल जाएगी। क्या अब ये प्राचीन पर्वतीय खंड वाले के पार्ट के। अब आएंगे नंबर 2 अल्पाइन पर्वत श्रेणियां, अल्पाइन पर्वत श्रेणियां। इसमें लिख लो ये है हिमालय पर्वत की तरह नवीन पर्वत श्रेणियां हैं।
जैसे आल्प्स, कार्पेथियन, ये सब देख लेना एटलस में, इनको ध्यान से। कार्पेथियन, बाल्कन तथा काकेशस, बाल्कन तथा काकेशस पर्वत श्रेणियां। इसमें इसी का है टेनेरीज, पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन को अलग करने का काम करता है, यानी कि उन दोनों के बीच में है। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये पर्वत है टेनेरीज। इसकी ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है पिको डी अनेटो, पिको डी अनेटी। 3404 मीटर ऊंची है, ठीक है। और अगला पॉइंट माउंट ब्लैंक 4810 मीटर है। ये एल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। जूरा पर्वत कहाँ है? जूरा पर्वत जैसा जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड और फ्रांस में है। मैंने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताई थी, कहाँ है? कौन से माउंटेन में है? काकेशस का है, ठीक है, एल्ब्रूस। यूरोप में जब ये यूरोप बन रहा था, मतलब बनाने में जब तरक्की बन गई थी, उसके बाद जब हिमयुग आए थे, 4 हिमयुग आ चुके हैं अब तक। नाम पता है? नाम पता है? नहीं पता है ना? यूरोप के 4 हिमयुगों के नाम कुछ ऐसे लिखकर, कुछ नंबर 1, नंबर 2 क्रम से है ये हिमयुग। कुछ मिंडल, नंबर 2 मिंडल, नंबर 3 विस, कुछ मिंडल विस, तथा लास्ट चौथा मिंडल को विस, तो लास्ट में पूर्ण। मिंडल के सिगोम, ये याद कर लो, इनका क्रम लगवाता है, ये बिल्कुल क्रम से है जैसे बोला मैंने। कुछ मिंडल विस और गुम, ऐसी क्रम पूछता है, लिखने उल्टा सीधा इसी तरीके का क्रम चलता है। हिमयुग यानी कि ये हिमयुग थे, फिल्म देखी होगी ना वो हिमयुग वाली एनिमेटेड, ICH नहीं देखी किसी ने? एनिमेटेड, उसमें हिमयुग आता है, सब कुछ बर्फ बन जाता है, ऐसा ही हिमयुग फिर आएगा।
इन चट्टानों की जांच पड़ताल करने से पता लगता है ना, उनको रेडियो एक्टिव मेथड से हम क्या करते हैं, उनकी जांच करते हैं। जो हमारी चट्टानें हैं, उन चट्टानों के आधार पर हमें पता लगता है कि इसमें पहले कभी क्या थी, बर्फ जमी हुई थी। तभी तो हमको पता लगा कि डायनासोर थे, है ना। फिर वो डायनासोर मर गए, आग लगी, फिर ठंडा आया, फिर इस तरीके से फिर गर्मी आई, फिर ठंडा आया, फिर गर्मी आई, फिर ठंडा आया, फिर गर्मी आ रही है, फिर जो जीवाश्म है, जो फॉसिल फ्यूल बन गए, यानी कि जो जीव जंतु वो फॉसिल फ्यूल बन गए, वो चाहे समुद्र के हो चाहे स्थल के हो, उनसे हमको क्या मिलता है, पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, गैसेज मिलती हैं, और कोयला हमें मिलता है वनस्पतियों से, ठीक है, उनको डबरे से। और ज़्यादा लंबी तक तो क्या मिल जाएगा, हीरा। घर में दबा के रख सकते हो हीरा बनाने के लिए, लगभग कम से कम 1 लाख करोड़ वर्ष तो लगेंगे। चलो आगे चल दो, जल्दी कर दो, बहुत काम का है यूरोप में। अगला है डालो, यूरोप की नदियां। नंबर 1 राइन। राइन यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जैसे भारत की कौन सी नदी महत्वपूर्ण है, गंगा, ऐसे ही राइन वहाँ की। जब उस समय का पहले जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था वो क्या था, केवल नदियाँ थी। नदियों में हम क्या करते थे, लकड़ियाँ डालते थे, उन लकड़ियों के सहारे हम ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। तो इसको कोयले की नदी भी बोला जाता है, कोयला ट्रांसपोर्ट करती थी ये। उसमें नदियों बहा देते थे, पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पहुँचाना होता था तो उठा लेते थे, कोयला उठाने का काम करते थे, ठीक है। और वहाँ की रीढ़ है ये एक प्रकार की राइन नदी, इतनी महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। ये है आल्प्स पर्वत से निकलती हुई झील से होती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। यह नदी घाट घाटी में बहती है। इसको यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसको यूरोप की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इस पर वानहेम रेंज, कोलोन, एसन, फ्रैंकफर्ट के नाम में ढूंढ में रहेंगे। फ्रैंकफर्ट, बॉन, रोटरडम बहुत महत्वपूर्ण नगर है। प्रमुख नगर बसे हुए, इसको कोयला ढोने वाली नदी भी कहते हैं। ठीक है। अब एक तरफ ऐसा लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए नदी, ऐसा स्ट्रक्चर ना लीजिए, यहाँ लिखिए नदी, ठीक है। यहाँ नदी, अगला लिखिए देश, नदी, फिर अगला देश,
अगला लिखिए गिरने का स्थल, गिरने का स्थल, स्थल स्थल लिखिएगा, गिरने का स्थान। और अगला लिखिएगा कोई प्रमुख नगर, प्रमुख नगर, 4 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, बना लिए, फिर से लिख कर आइए। सील, मैं क्रम से बोलूंगा, सील, ये क्या हो गई, नदी। एस कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। फिर कहाँ नहीं है, पीस चैनल। तो नगर कौन सा बसा हुआ है सी नदी में, पेरिस। कौन सा नगर है, पेरिस, ठीक है। इसी तरीके से लिखते रहेंगे, बोलते रह रहा हूँ। ओ नदी का नाम है वो, इटली, इटली, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी। और नगर कौन सा बसा हुआ इसमें, बहुत ही खूबसूरत शहर है पेरिस। अगला है, अगली नदी है टाइबर। ये भी इटली में है और ये गिरती है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। और उसके नगर बसा हुआ है रोम। तेज तेज हाथ चलाओ, इसमें बहुत तेज चला सकते हो, 4 पंक्ति को नोट कर ले। रोम, अगली है रोम, रोम, रोम नहीं है, रोम नदी, रोम। स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस, भूमध्य सागर में गिर रही है और इसमें बसा हुआ है लियोन, लियोन। अभी तो मैं केवल नाम बता रहा हूँ नगरों के, नगर किस देश में ये बता रहा। लियोन कहाँ है, बताएगा, लियोन फ्रांस। अगली नदी है टाकस, ये स्पेन और पोर्टुगाल में है, स्पेन तथा पोर्टुगाल में है, अटलांटिक सागर में गिरती है और इसमें नगर बसा हुआ है लिस्बन, नगर लिस्बन। अगली नदी है बेजर, अगली नदी है बेजर, कहीं कहीं बेसर भी मिलता है, ठीक है। जर्मनी में है, उत्तरी सागर में गिरती है। दरअसल इसकी नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसको याद करें। उत्तरी सागर में गिरती है और उसमें नगर बसा है ब्रेमेन, जर्मनी का है ब्रेमेन। अगली नदी है एल्ब, ये भी जर्मनी की है, उत्तरी सागर में गिरती है और इसमें नगर बसा है ड्रेसडन, ड्रेसडन। अगली नदी है विस्टुला, पोलैंड में है, विस्टुला पोलैंड में है, बाल्टिक सागर और इसका नगर बसा हुआ है वर्षा। विस्टुला बाल्टिक सागर पोलैंड की है और इसका नगर बसा है वर्षा। ठीक है, अगला ओडर, ओडर नदी, सारी महत्वपूर्ण नदियां ये जर्मनी, इसका नगर जर्मनी बाल्टिक सागर में गिरती है, नगर जो बता हुआ है वो है स्टेटिन। अगली है वोल्गा। अब जो नदियां आ रही है कि पर्टिकुलर एक नगर में नहीं है, कई नगर है उसमें, कई देशों में गुजर रही है, तो उसके देश का नाम नहीं बताएंगे, केवल कहाँ गिर रही है और कौन सा नगर है। वोल्गा कैस्पियन सी में गिरती है
और वोल्गोग्राद नगर बसा हुआ है, वोल्गोग्राद। फिर आती है डॉन, डॉन अजोग सी में गिरती है, और इस पे जो नगर बसा हुआ है रोस्टोव, रोस्टोव। अगली नदी है नीपर, नीपर ये काला सागर में गिरती है, उस पर टीप बसा हुआ है, टीप। टीप बसा हुआ है, ठीक है। अगली नदी है डैन्यूब, हाँ डैन्यूब, ठीक है। ये जर्मनी और क्या कहते हैं, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से, अरे वो झांसी के कई जगह है, तो काला सी में गिरती है, काला सी, ब्लैक सी, और इस पे वियना, बेलग्रेड, वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट नगर बसे हुए हैं, और ये कुल 8 देशों से होकर गुजरती है, ये बड़ी नदी है, ठीक है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा मैं 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आते रहते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर खींच लीजिए। स्ट्रक्चर एक तरफ लिखिए देश, नई स्ट्रक्चर लिखिए, एक तरफ लिखिए देश, दूसरी तरफ लिखिए उसके बराबर में मैदान, उसके बराबर में लिखिए फसल, ठीक है, उसके बराबर में लिखिए नदी। एक मैं देश का नाम बोलूंगा, फिर मैदान का नाम बोलूंगा, फिर फसल का नाम बोलूंगा, फिर नदी का नाम बोलूंगा, ठीक है। टाइम भी हो गया, सलाह है, लिख लो। चलो अभी सर बोल दीजिए, क्लास को बस 5 मिनट लगे। देखो अच्छा ऐसे करो, पहले सारे देश लिख लो एक साथ, फ्रांस, जर्मनी, मतलब एक साथ तो मतलब ऊपर नीचे लिखना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, स्पेन, लिख लिया। मैदानों के नाम लिखो क्रम से, नॉर्मंडी, नॉर्मंडी, सैक्सोनी जर्मनी का है, लुम्बार्डी इटली का है, लुम्बार्डी, स्टेपी यूक्रेन का है, जमोरा स्पेन का है, जमोरा, अब फसल लिखो ऐसी क्रम से, नॉर्मंडी वाले में गेहूं, सैक्सोनी वाले में डेयरी फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, लुम्बार्डी में विटीकल्चर, हाँ लुम्बार्डी में विटीकल्चर और चावल। विटीकल्चर क्या होता है पता है? तो स्टेपी में गेहूं तथा पशुपालन, और जमोरा में गेहूं। गेहूं तथा पशुपालन। फ्रांस वाले में उसमें नदी में लिखो पहले नंबर वाले में फ्रांस में, स्पेन में गेहूं, जमुना के मैदान में गेहूं होता है, गेहूं तथा पशुपालन। नदी लिखो पहले वाले में, फ्रांस वाले में सीन तथा लोएने, सीन तथा लोएने नदी। जर्मनी वाले में लिखो एल्ब, एल्ब, बेसर तथा राइन, एल्ब, बेसर तथा राइन। और इटली वाले में लिख लो तो नदी, ठीक है। ये नदियां हैं, बाकी नदी नहीं है, ये इसको याद कर ले। एशिया अपने आप पढ़ लेना, या कभी आगे मेरी क्लास होगी तो उसमें बता देंगे कुछ पॉइंट्स उसके साथ लगेगी। अलग अलग टीचर्स की लेक्चर रहती है ना,